चलिए अब देखते हैं बीपीएससी के द्वारा जो जारी मेरा मार्कशीट है उसमें मैंने क्या सीखा है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है इत्यादि चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बेली रोड में स्थित है उसके द्वारा जारी 64 बीपीएससी का जो मार्कशीट है उसे देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हिंदी वो जो जनरल हिंदी होता है वो नंबर काउंट नहीं होता, ये सभी को पता है। उसके बाद जो काउंट होता है ये जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा था और इंटरव्यू का मार्क्स टोटल ऐड होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जीएस स्टडी फर्स्ट में 152 नंबर आया है। तो इसमें कुछ और भी बेहतर किए जा सकते हैं जिसमें 180 के आसपास नंबर आए हैं लोगों के, किसी के 190 के आसपास भी आए हैं। हालांकि इसमें इस बार स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बहुत टफ था जिसके कारण ये स्कोरिंग थोड़ा लो गया है। फिर भी मैं अपने स्तर पर मानता हूँ कि अगर स्टैटिस्टिक्स 72 नंबर और प्लस जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें औसतन अगर 20 नंबर आपका आता है तो 120 और प्लस 72 आप 192 आपको आराम से आ जाने चाहिए। अगर औसत 20 से थोड़ा कम होता है, 19 ही मान के चलिए, तो कुछ नंबर आपके और भी कम होंगे। तो जीएस पेपर फर्स्ट में आप आराम से 180 प्लस 10 नंबर और एक्स्ट्रा प्लस माइनस आप कर सकते हैं। यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। हालांकि उससे पहले जो 66 हुआ था उसमें नंबर अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे आए थे। उसका रीज़न उसके पीछे जीएस उस समय जो स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी अभ्यर्थियों ने सॉल्व किया था, इसके वजह से वो गया था, उतना कटअप अच्छे नंबर उन लोगों को मिला था। सेकेंड पेपर इस बार स्थितियाँ बहुत ख़राब देखी गई। 142 मेरे ग्रुप में तो मेरा फिर भी ठीक है, और भी ग्रुप जो मेरे थे उनमें जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इसमें देखा गया है क्या 110 120 एवरेज नंबर लोगों को प्राप्त हुए, अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं। कुछ के 130 के आसपास, किसी के 140 के आसपास, किन्हीं को 150 के आसपास। जो हालांकि टॉपर भी हैं उनको भी कुछ खास अच्छे नंबर इसमें नहीं मिले। इसका वजह था शायद आयोग ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, फिर भी जैसे अब सभीयों का आकलन है क्या एक क्वेश्चन विवादित था उसको हटा दिया गया है, उसके बाद नंबरिंग किया गया है। या दूसरा चीज़ ये कही जा रही है कि पेपर 1 बहुत ही ख़राब था, सभी अभ्यर्थियों का, लगभग अभ्यर्थियों का जिनका स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं होता है, जिन अभ्यर्थियों का मजबूत पॉइंट नहीं होता है, तो उनका ख़राब पेपर गया था। तो सभी ने इस पेपर को बहुत अच्छे मेहनत तरीके से किया था, तो जिसके वजह से सभी अभ्यर्थियों ने इसमें खूब सभी अभ्यर्थियों ने अच्छे तरीके से लिखा है। तो जिसके वजह से हो सकता है आयोग का अंडरस्टैंडिंग ये रहा हो कि इसमें नंबर को, जो नंबर ऑफ काउंट है जो इसमें कम किया जाए, ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा, जो मैं अपने ऑप्शनल पेपर में आऊँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 165 नंबर आए हैं और मैं अभी तक जितना मार्कशीट देखा हूँ उसमें 85 हाईएस्ट मैं देख रहा हूँ। अब ये मीडियम कौन सा था ये मुझे अभी तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि किसी अन्य ग्रुप के मेंबर का, स्टूडेंट का ये था। तो अगर कोई भी मीडियम रहा हो
अगर 185 आ सकता है तो यहाँ सुधार और किया जा सकता है, मेरे अनुसार यह माना जा रहा है और मैं इसी पर फोकस कर रहा हूँ। हालांकि बहुत से अभ्यर्थियों का नंबर 150 के आसपास ही है, किन्हीं का 144 भी है, 146 के आसपास। तो इस तरीके से नंबर इसमें देखे जा रहे हैं। और ख़ासकर इंटरव्यू जो सेशन था 65 नंबर मिला है, मुझे लगता है आयोग को इसमें आंध्र प्रदेश की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही आपको असमंजस की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। अगर आपका सिलेक्शन क्योंकि मैं BC कैटेगरी से था, 430 नंबर आपका मेंस के सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो रहा है, जिसमें आप 30 नंबर एक्स्ट्रा आपका है। किन्हीं अभ्यर्थियों का 50 नंबर भी था, उनका चयन नहीं हुआ है। उसका रीज़न है क्या? उनको इंटरव्यू में कम नंबर मिले हैं कि एक को 52 नंबर मिला है और उनको नंबर, तो जिसके आधार पर उनका चयन अंतिम रूप से नहीं हो सका है और उनका ऑप्शनल में नंबर, जो मेंस का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा नंबर था और उनका मात्र 2 नंबर से छूटा है। तो आप ये मान सकते हैं क्या यहाँ ये स्थिति आंध्र प्रदेश वाली सरकार BPSC को या अन्य आयोगों को भी लागू करनी चाहिए, जिसमें इंटरव्यू की बाध्यता, जो इंटरव्यू का जो परीक्षा है वो समाप्त करने की अनुशंसा की गई है, जो केवल अब वहाँ पर आपको ऑप्शनल पेपर और GS के पेपर से ही चयन होगा, जो मेरिट बेस्ड किया जाएगा। आयोग का ऐसा मानना है, आंध्र प्रदेश आयोग का, और मुझे भी ये लगता है कि आपके इसी आधार पर चयन होना चाहिए। आपके किसी भी व्यक्ति के 5-10 मिनट और 15 मिनट वार्तालाप से ये जज नहीं कर सकते उसका पूरा बैकग्राउंड कैसा है, वो किस माइंडसेट से अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योंकि विषय परिस्थिति के अनुसार हो सकता है अभ्यर्थी किसी भी रूप से किन्हीं का अगर 90 नंबर आया है या उससे पहले 110 नंबर भी आ चुका है, किसी इंटरव्यू में उनका आया है 60 से लेकर 63 तक, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा होगा या कैसे रूप से कार्य करेंगे। अगर मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, सभी अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, मेंस के पेपर में आपके व्यू को जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको व्यू आपको पता चल जाता है इस कैंडिडेट का माइंडसेट कैसा है। और आंध्र प्रदेश सरकार, जो आंध्र प्रदेश आयोग है, इसी बात को लेकर आगे बढ़ी है और अनुशंसा की है इंटरव्यू को वहाँ से समाप्त करने की। तो मेरा भी यह मानना है और भी अभ्यर्थियों का यह मानना है कि इस पद्धति को जल्द से जल्द सुधारा जाए, ताकि अनियमितताएँ जो हो रही हैं, इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती है, हालांकि ये कम है फिर भी है तो ज़रूर, तो आयोग को इस पर सोचनी चाहिए। तो ये मेरा मार्कशीट है, यहाँ से मैं 2-3 बातें सीखा हूँ। जैसे पहला, आपको स्टैटिक्स पार्ट और भी मजबूत करना चाहिए, कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपको इससे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर 72 का 72 नंबर आप कवर कर लेते हैं, औसत आपको 20 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आपको एक 190 के आसपास ज़रूर होंगे। फिर सेकेंड पेपर में, हालांकि इस बार सेकेंड पेपर का पैटर्न ही कुछ और ही देखने को मिला, एक क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन हटा दिया गया, उसके अनुसार नंबरिंग किया गया हो, तो ये आयोग स्पष्ट करेगा। RTI की जगह कॉपी जब मांगा गया सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसमें देखा जाएगा इसका नंबरिंग हुआ या नहीं हुआ, तब ये स्पष्ट होगा। अभी ये स्थितियाँ नहीं कही जा सकती है। फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस सेशन को और भी सभी अभ्यर्थियों के द्वारा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं।
और ऑप्शनल पेपर थोड़ा सा और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें नए आयाम, नए डायग्राम, नए चीज़ों को लेकर शामिल करना चाहिए। जो ऑप्शनल पेपर है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी खास सब्जेक्ट जैसे मैथ और भी सब्जेक्ट है जिसमें 280 नंबर मिला है ऑप्शनल पेपर में, मैं उससे तुलना करूं तो ये कभी भी ह्यूमैनिटी पेपर में 280 नंबर आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाला है। तो वो भी 300 में आपको 280 तो कभी मिलेगा भी नहीं। ये तो सभी लोग को पता है, आयोग को भी पता है और हमें तो पता ही है, हम लोग सभी अभ्यर्थियों को। तो हम लोग पास रणनीति क्या होनी चाहिए जिसके आधार पर हम लोग का चयन हो? तो रणनीति ये होनी चाहिए, औसत नंबर, आपके एवरेज नंबर जो होगा उसके आधार पर आप चयन अपना आयोग में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे 175 से 180 फर्स्ट पेपर में आपका आना ही चाहिए। उसी तरह सेकेंड पेपर में भी आपको कम से कम 165 प्लस 170 के आसपास होना ही चाहिए। ऑप्शनल आपको कम से कम 180 ज़रूर होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर 180 से लेकर 185 के आसपास होना चाहिए। तो देखते हैं, आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है टोटल। तो जो भी आपका 461 अभी देख रहे होंगे, तो इसमें आपका इजाफा हो जाएगा 510 से लेकर 520 के आसपास आपका ज़रूर आ जाएगा अगर औसत लेकर चलते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू में आप और बेहतर करने का प्रयास किया जा सकता है, हम लोगों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें 80 के आसपास 120 में 80 लाया जा सकता है। इसमें और भी मेहनत किया जाए, उसको और भी सूक्ष्म रूप से देखा जाए कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो देखा जा सकता है क्या यहाँ पर आपको 520 या 530 है नंबर अगर ऑप्शनल पेपर में आ जाते हैं, टोटल जीएस और ऑप्शनल मिलाकर, तो आप यहाँ पर 600 के करीब होते हैं, 620 के करीब होते हैं, ये औसत के साथ अगर चलते हैं तो ये भी आपका सिलेक्शन अच्छे पद पर करा सकता है। तो इसको हम लोग इसी तरह हम रणनीति बनाएंगे और जो भी गलतियाँ हमारे द्वारा होती है उससे नया सीख मिलता है हमें और बेहतर करने का और भी अवसर निकाला जाता है। तो चलिए उसको आगे हम लोग करेंगे। उसके साथ ही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, जो भी है क्या रणनीति होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या है। डीएनए जो पहले चलता था, डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रिंस जायसवाल सर के द्वारा, वो अब डेली 1 जुलाई से रहेगी। आप लोग अगर इसे कवर कर लेते हैं, इसका नोट्स बेहतर तरीके से बना ले, जो भी पुराने मित्र हैं उनको पता है डीएनए कैसा आता था, उसके कंटेंट कैसे होते थे और उनको परीक्षा में कैसे उपयोगी रहा है। तो मेरा विश्वास कीजिए, इसी डीएनए सेक्टर से आपका जितना भी करंट इशू होंगे जो पीटी प्लस मेंस के, वो कवर होंगे। आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी भी देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर डीएनए को देखिएगा। वहाँ पर आप इसके जो भी कंटेंट होंगे उसका आकलन और भी कंटेंटों से कीजिएगा। और भी जो प्लेटफॉर्म है जो डेली न्यूज़ देते हैं, करंट देते हैं, उससे आप तुलना कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट टॉपिक है उस पर डेली टॉपिक आएगा, 2 से 3 टॉपिक, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, सभी टॉपिकों को कवर नहीं किया जाएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि मैं पहले युक्ति सागर्भित रूप से तैयारी कराने की बात करती है। आप उन टॉपिकों को कवर कर लीजिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, केवल एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है और एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे हो उस पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट है करेंट सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं, जैसे करेंट टॉपिक क्या होगा, करेंट का सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
इकोनॉमी, साइंस टेक, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा वो भी प्रारंभ किया जाएगा। हालांकि ये पेड होगा, क्योंकि जिन्होंने दिया है टेस्ट सीरीज युक्ति का उन्हें पता है कि इसके कंटेंट कैसे होते हैं। आप अगर इस सेट को ही अगर कवर कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन अगर एक टेस्ट में होता है, तो इसके 150 टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। युक्ति के जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये बात पता है कि जो एक्सप्लेनेशन रहता है क्वेश्चन का, वो उससे जो भी टॉपिक है उसको कवर कर देता है। फिर स्पेशल गाइडेंस दिया जाएगा युक्ति के द्वारा, जो पहले दिया जाता था। जैसे सभी अभ्यर्थी जो भी वीकेंड में पर्सनली टीचर से बात करेंगे, उनको क्या दिक्कत हो रही है और किस रूप से और बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने, इन पर परिचर्चा होती है। नोट्स को कैसे बनाया जा रहा है टीचर के द्वारा देखा जाएगा, क्या वो नोट्स में और भी सुधार की आवश्यकता है, साथ ही साथ क्या नहीं करना है, इस पर स्पेशल गाइड किया जाएगा टीचर के द्वारा। मैं खुद यहाँ पर पर्सनली इसे देखता हूँ। तो इस तरह तैयारी की जाएगी। नेक्स्ट है इसमें, जैसे आपको कुछ कंटेंट, जैसे ज्योग्राफी का कंटेंट पिछले दिनों मैंने टेलीग्राम चैनल अपने जो युक्ति का उस पर शेयर किया था, तो आप कंटेंट देख सकते हैं, और भी बेहतर कंटेंट है। फिर टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, टेस्ट वहाँ डेली कंटेंट का लिया जाता है। ये नॉर्मल टेस्ट, नो पेड बिना पेड वाला है, पेड ग्रुप का नहीं है। पेड ग्रुप का रहता है, उसके टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी रहता है। यहाँ पर केवल टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट सीरीज़ चलाया जाता है, डेली क्विज़ चलाया जाता है, तो उसमें करंट के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर प्रश्न होते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, जो जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर युक्ति सर्च कीजिएगा। युक्ति IAS ए वे टू सक्सेस को टेलीग्राम चैनल पर तो आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ ऑटोमेटिक ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ लिंक दे दिया जाएगा अभी, वहाँ से आप लोग जोड़ के देख सकते हैं क्या टेस्ट कैसा उसमें लिया जाता है, डेली कंटेंट कैसे दिए जाते हैं, करंट टॉपिक कैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अनर्गल बातें नहीं की जाती हैं, केवल टॉपिक टू द पॉइंट टॉपिक पर बात रखी जाती है। क्या जो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है, या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ऐसे ही बिना मतलब के प्रश्नों को यहाँ पर संख्या बढ़ाई नहीं जाती है। डेली क्वेश्चन ये 30 से 40 यहाँ दिए जाते हैं, करंट प्लस कुछ टॉपिक के डेली टॉपिक बता दिया जाता है उससे रिलेटेड। अगर आप ये कवर डेली करते हैं तो आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होगा, जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा भी हो ही रहा है। आप देख सकते हैं प्रश्न किस रूप से पूछे जा रहे हैं। तो ये सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट होंगे क्लास को लेकर सारे कवर हो गए होंगे। और 1 जुलाई से मिलते हैं डेली नई रणनीति के साथ। और जो मैंने गलतियां की उससे आप लोग सीख सकते हैं, पुराने अभ्यर्थी और जो हमारे मित्र सहपाठी जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, और बेहतर किया जाएगा और सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हम लोग हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और हंसते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।